कल्पना कीजिए कि किसी बहुत बड़े टिक टिक करते हुए टाइम बम पर बैठा जाए, लेकिन आसपास के सभी लोग ये दावा कर रहे हो कि ये तो महज एक दीवार घड़ी है। मध्य पूर्व के वर्तमान युद्ध विराम की जमीनी सच्चाई कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। सुप्रभात। आज 30 अप्रैल 2026 है। मध्य पूर्व के वर्तमान घटनाक्रमों के इस वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण में स्वागत है। जी सुप्रभात। आज के हमारे इस विशेष प्रसारण का शीर्षक है, क्या इजराइल, गाजा और लिबनान में शांति हो सकती है? और देखिए, इस प्रसारण का उद्देश्य पूरी तरह से तटस्थ और पेशेवर तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करना है। हम किसी भी प्रकार की सनसनी या डर को बढ़ावा दिए बिना पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो पैटर्न उभरे हैं उनका निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। मतलब स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के उनके प्रभावों और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझेंगे। और स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट की गई है। स्टाइलो न्यूज एप्लीकेशन वास्तव में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही एक कंज्यूमर वर्जन है। हाँ, जो मूल रूप से सरकारी, सैन्य और व्यापारिक ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। सही कहा। तो इस अनूठे टूल के माध्यम से अब आम लोगों को भी वैश्विक निर्णय निर्माताओं के स्तर की जो बुद्धिमत्ता और रणनीतिक विश्लेषण है, उस तक सीधी पहुंच प्राप्त होती है। और हमारा मिशन आज उपलब्ध डेटा और खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये समझना है कि बंद कमरों में हो रही कूटनीति और जमीन पर गिर रहे गोलों के बीच का फासला आखिर कैसे तय हो रहा है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस जटिल स्थिति की परतों को खोलते हैं। गाजा में जो युद्ध विराम अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था, उसे अब पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। जी, पूरे 6 महीने। कागज पर ये कूटनीतिक जीत लग सकती है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही हैं। ये किसी ऐसे शतरंज के खेल की तरह लग रहा है जहां दोनों खिलाड़ी ऊपर से तो मोहरे चल रहे हैं, लेकिन मेज के नीचे से लगातार एक दूसरे पर लात चला रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, जमीनी हकीकत इस शांति के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। हमारे पास ऑपरेशन रोरिंग लायन का विस्तृत डेटा है। ऑपरेशन रोरिंग लायन, राइट? बिल्कुल। इस सैन्य अभियान के तहत इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के बुनियादी ढांचे, हथियारों के गुप्त ठिकानों और सुरंगों को निशाना बनाया है। इजरायल का रणनीतिक उद्देश्य इन गुटों की उस सैन्य क्षमता को नष्ट करना है जो वे युद्ध विराम की आड़ में बना रहे हैं। एक सेकंड, जरा रुकिए। अगर आईडीएफ खुद कह रहा है कि हमास फिर से हथियार जमा कर रहा है और इजराइल लगातार ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत सुरंगें तबाह कर रहा है, तो फिर ये युद्ध विराम किस बात का है? यही सवाल है ना? हाँ, मेरा मतलब है, जब दोनों ही पक्ष इस समय का उपयोग अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम इसे शांति कह सकते हैं, या ये सिर्फ अगले अधिक भयंकर युद्ध की तैयारी का एक चरण है? देखिए, सामरिक दृष्टि से इसे टैक्टिकल पॉज या सामरिक ठहराव कहा जाता है। दोनों पक्ष थके हुए हैं और उन्हें फिर से संगठित होने के लिए बस समय चाहिए। ये वास्तविक शांति बिल्कुल नहीं है। और यही सेम पैटर्न हमें लेबनान में भी दिखाई देता है। 16 अप्रैल 2026 को इजराइल ने लेबनान में 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन दक्षिणी लेबनान में लगातार झड़पें जारी हैं। हाँ, वो जो झड़पें हो रही हैं। जी, और इन झड़पों का सबसे दुखद परिणाम हाल ही में सामने आया, जब वहां फ्रांस के एक यूनिफिल सैनिक की मौत हो गई। यूनिफिल यानी संयुक्त राष्ट्र का वह शांति बल जिसका काम मूल रूप से इजराइल और लेबनान के बीच एक बफर जोन बनाना और मानव ढाल की तरह खड़े होकर शांति बनाए रखना है। बिल्कुल सही। अगर शांति रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, तो ये स्पष्ट बताता है कि स्थिति कितनी नियंत्रण से बाहर है। वाकई, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं, तो ये पश्चिमी देशों की सेनाओं के लिए सीधा रेड फ्लैग होता है। यह स्पष्ट करता है कि जमीनी स्तर पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और जब जमीन पर व्यवस्था चरमरा जाती है, तो इसका सीधा असर कूटनीतिक मेज पर पड़ता है ना? 100%। कूटनीतिक वार्ताएं हवा में नहीं होती, वे जमीनी ताकत के आधार पर लड़ी जाती हैं। तो ये हमें सीधे कूटनीतिक पहलुओं की ओर ले जाता है। अगर जमीन पर युद्ध विराम महज एक दिखावा है, तो ये समझाता है कि क्यों संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के कूटनीतिक गलियारों में इतनी घबराहट है। बिल्कुल। अमेरिका द्वारा समर्थित बोर्ड ऑफ पीस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना इस समय चर्चा के केंद्र में है। और राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि शांति प्रयासों में प्रगति हुई है। दावा तो है, लेकिन हमास ने वर्तमान निरस्त्रीकरण यानी पूरी तरह से हथियार डालने की योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। खारिज कर दिया है, तो उनका काउंटर प्रस्ताव क्या है? हमास का रुख कूटनीतिक सौदेबाजी का एक क्लासिक उदाहरण है।
पूर्ण निरस्त्रीकरण से इनकार करने के बाद उन्होंने गाजा पुलिस और सुरक्षा बलों के छोटे हथियार सौंपने का एक आंशिक प्रस्ताव दिया है। छोटे हथियार? हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी मुख्य सैन्य शक्ति मतलब अपने लड़ाकों और भारी हथियारों को छोड़ने से साफ इनकार किया है। एक सेकंड, पुलिस की छोटी बंदूकें या पिस्तौल सौंपने का क्या तुक है अगर मुख्य लड़ाकू विंग के पास रॉकेट और भारी तोपखाना बने रहें? क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांत करने के लिए फेंका गया एक कूटनीतिक टुकड़ा नहीं है? देखिए, ये पूरी तरह से एक जनसंपर्क या पीआर स्टंट है, लेकिन हमास के दृष्टिकोण से ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। उनके लिए उनके हथियार ही मोलभाव करने की शक्ति और आंतरिक नियंत्रण की गारंटी हैं। और इजराइल का इस पर क्या रुख है? इजराइल किसी भी आंशिक समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क बहुत स्पष्ट है कि छोटे हथियार सौंपना केवल एक दिखावा है। जब तक मुख्य सैन्य ढांचा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो मतलब अभी मिस्र की राजधानी काहिरा में जो बातचीत चल रही है, जी, काहिरा में हमास के प्रतिनिधिमंडल और मिस्र की खुफिया एजेंसियों के बीच जो बातचीत है वो पूरी तरह से गतिरोध बन चुकी है। और इस कूटनीतिक विफलता की सबसे भारी कीमत वे आम नागरिक चुका रहे हैं जो इस भू राजनीतिक शतरंज में मोहरे बनकर रह गए हैं। मानवीय संकट का आंकड़ा वाकई बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2025 के अंत तक गाजा युद्ध में 38,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों की मौत हुई है। ये एक बहुत ही हृदय विदारक आंकड़ा है। और बुनियादी ढांचे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के नवीनतम आकलन के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अगले एक दशक में $71 बिलियन से अधिक की आवश्यकता होगी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये $71 बिलियन का आंकड़ा महज एक आर्थिक संख्या नहीं है, ये विनाश के स्तर को दर्शाता है। लेकिन कूटनीतिक विफलता सीधे तौर पर इस पुनर्निर्माण को रोक रही है। वो कैसे? मतलब क्या मानवीय सहायता और कूटनीतिक वार्ताएं अलग-अलग ट्रैक पर नहीं चलती? सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन व्यवहार में नहीं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता, विश्व बैंक या यूरोपीय देश $71 बिलियन का चेक ऐसे इलाके के लिए नहीं काटेगा जहां यह तय न हो कि वहां का प्रशासन कौन चलाएगा। हाँ, ये तो तार्किक है। जब तक हमास के निरस्त्रीकरण और भविष्य की शासन व्यवस्था पर कोई ठोस राजनीतिक सहमति नहीं बनती, तब तक कोई बड़ा निवेश नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले ही महीने वो नया बुनियादी ढांचा फिर से बमबारी का शिकार हो जाएगा या नहीं। ये एक बेहद क्रूर चक्र है। यहाँ श्रोताओं के सामने जानकारी लाते समय हमारा ये कर्तव्य है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। इस मानवीय संकट के कारणों को लेकर 2 परस्पर विरोधी खुफिया और जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और उनका उल्लेख करना जरूरी है। एक और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था का दावा है कि इजरायल गाजा में पानी की पहुंच को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। और ठीक उसी समय दूसरी स्वतंत्र और खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि हमास गाजा की कमजोर महिलाओं, विशेषतर विधवाओं का व्यवस्थित रूप से शोषण कर रहा है। मतलब भोजन और सहायता के बदले? जी हाँ, उन्हें भोजन तथा आवश्यक सहायता प्राप्त करने के बदले अनुचित मांगे माननी पड़ रही हैं। एक विश्लेषक के रूप में हमारा काम यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ दोनों पक्षों से आ रही रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। सही कहा, हम बस ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक अस्थिर युद्ध क्षेत्र में मानवीय सहायता भी एक हथियार और शोषण का उपकरण बन जाती है। इस संघर्ष ने अब अपनी स्थानीय सीमाएं पूरी तरह से लांघ ली हैं। ये सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल, झकझोर दिया है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण पर गौर करते हैं। हाल ही में स्पेन ने लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों की कड़ी आलोचना की, और इसके जवाब में इजराइल ने स्पेन को किरियात गात में स्थित गाजा सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर से निष्कासित कर दिया। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। किरियात गात का ये कोऑर्डिनेशन सेंटर आखिर करता क्या है, और स्पेन जैसे बड़े यूरोपीय देश को वहां से बाहर निकालने का कूटनीतिक प्रभाव क्या होता है? किरियात गात सेंटर अनिवार्य रूप से वो नर्व सेंटर या नियंत्रण कक्ष है जहां से गाजा में जाने वाली हर एक सहायता राशि, रसद और कर्मियों का समन्वय होता है। ओके। तो अगर कोई देश इस केंद्र का हिस्सा नहीं है तो वो गाजा में अपने मानवीय या कूटनीतिक पहल को जमीन पर नहीं उतार सकता। स्पेन को बाहर निकालकर इजराइल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अब यूरोपीय दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी जो उनके अभियानों की आलोचना करेगा उसे बेदखल कर दिया जाएगा। बिल्कुल।
और ये कूटनीतिक ध्रुवीकरण फिर सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है, नागरिक समाज भी आक्रामक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इसका एक ताजा उदाहरण है। हाँ, जो बार्सिलोना से शुरू हुआ है। जी, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान वापस गाजा की ओर खींचने के लिए बार्सिलोना से 70 से अधिक नावें गाजा की ओर रवाना हुई हैं। ये सरकारों को दरकिनार कर सीधा हस्तक्षेप करने का प्रयास है। लेकिन अगर हम कूटनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो वो है मध्यम शक्तियों यानी मिडिल पावर्स का सीधा प्रवेश। वो कैसे? दशकों से मध्य पूर्व में शांति वार्ता या सेना भेजने का काम अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे पश्चिमी देश करते आए हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के हिस्से के रूप में गाजा में 8,000 सैनिक भेजने का संकल्प लिया है। 8,000 सैनिक? ये वाकई एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव लगता है। पश्चिमी देशों की सेनाओं को वहां अक्सर शक की नजर से देखा जाता है या उन पर सीधा हमला होता है। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इंडोनेशिया जैसे एक बड़े गैर पश्चिमी और मुस्लिम बहुल देश की सेना को जमीन पर ज्यादा स्वीकार्यता मिलेगी? क्या यह संकेत है कि पारंपरिक पश्चिमी ताकतें अब शांति स्थापित करने में अकेले अक्षम हो चुकी हैं? अरब बैरोमीटर के हालिया सर्वेक्षण और सोशल मीडिया सेंटिमेंट के हमारे डेटा ठीक इसी बात की पुष्टि करते हैं। मध्य पूर्व की जनता के बीच अमेरिका और इजराइल का वैचारिक प्रभाव ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर है। और इंडोनेशिया का ये कदम इस बात का प्रतीक है कि ग्लोबल साउथ अब मध्य पूर्व के सुरक्षा ढांचे में अपनी भूमिका तलाश रहा है। और अगर हम क्षेत्रीय जनता की धारणा की बात करें तो सोशल मीडिया सेंटिमेंट क्या दिखा रहा है? सोशल मीडिया पर एक बहुत ही गहरा वैचारिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्षेत्रीय आबादी का एक वर्ग अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं और मानवीय सहायता का पुरजोर समर्थन कर रहा है, और दूसरा वर्ग? एक दूसरा काफी मुखर वर्ग ऐसा भी है जो इन सभी कूटनीतिक प्रयासों को एक धोखा मानता है। वे कूटनीति को कमजोरी मानते हैं और आक्रामक कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। ये तो शांति प्रक्रिया को लागू करना लगभग असंभव बना देता है। नेताओं पर अपने ही समर्थकों का भारी दबाव रहता होगा। बिल्कुल। और जब आंतरिक दबाव की बात आती है तो लेबनान की सरकार की स्थिति एक केस स्टडी की तरह है। हमारी खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लेबनान का प्रशासनिक ढांचा अभी तकनीकी रूप से स्थिर है, लेकिन रणनीतिक रूप से वो पूरी तरह लकवाग्रस्त है। क्योंकि वे हिजबुल्लाह पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सही कहा। लेबनानी सरकार का अपने ही देश के एक बड़े हिस्से पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र के भीतर एक स्वतंत्र सेना काम कर रही है और हिजबुल्लाह के फैसलों का खामियाजा पूरे लेबनान को भुगतना पड़ रहा है। इन तमाम भारी भू राजनीतिक विश्लेषणों के बीच हमारे स्रोत दस्तावेजों में एक बहुत ही असामान्य न्यूज नगेट भी सामने आया है। जेसिका एडम्स की धनुष्यवाणी। हाँ, जेसिका एडम्स नामक एक साइकिक ने भविष्यवाणी की है कि 2026 के मध्य तक यूक्रेन और गाजा के इन संघर्षों के कारण दुनिया के नक्शे में स्थायी बदलाव आएगा। राजनीतिक सीमाएं बदल जाएंगी। देखिए, जाहिर है ये कोई खुफिया डेटा या सैन्य आकलन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सूचक है कि अनिश्चितता का स्तर कितना बढ़ चुका है। वाकई, जब लोग नक्शे बदलने की भविष्यवाणियों पर ध्यान देने लगे तो ये बताता है कि वैश्विक चिंता किस चरम पर है। लोग ये मान चुके हैं कि पुरानी व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि उपलब्ध खुफिया जानकारी और जो पैटर्न हमने देखे हैं उनके आधार पर आने वाले दिनों में क्या होने की सबसे अधिक संभावना है। किन घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे गंभीर फैक्टर है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ गतिरोध। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। जी, और ईरान अपने आक्रामक रुख पर अड़ा हुआ है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वाइंस ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर तनाव अमेरिका और ईरान के बीच है तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष कूटनीतिक संबंध टूटे हुए हैं। पाकिस्तान ईरान का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और ऐतिहासिक रूप से बैक चैनल कूटनीति के लिए एक प्रमुख माध्यम रहा है। ओके, पर्दे के पीछे की बातचीत। बिल्कुल। और इस वार्ता का परिणाम बहुत अहम होगा क्योंकि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों का रणनीतिक समर्थन तंत्र ईरान से ही जुड़ा है। और गाजा के भीतर निरस्त्रीकरण की संभावनाओं पर खुफिया आकलन क्या कहता है? हाई कॉन्फिडेंस खुफिया रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि हमास द्वारा स्वेच्छा से पूरी तरह हथियार डालने की संभावना
न के बराबर है, अनलाइकली है। तो फिर इजराइल की क्या रणनीति होगी? ऐसे परिदृश्य में इजराइल पूर्ण युद्ध की बजाय कैलिब्रेटेड वायलेंस की रणनीति अपनाएगा। कैलिब्रेटेड वायलेंस, इसे अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका क्या अर्थ है? कैलिब्रेटेड वायलेंस का मतलब है एक सधी हुई और नपी तुली हिंसा। इजराइल इतना बड़ा हमला नहीं करेगा कि पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल उठे या अमेरिका को सीधा हस्तक्षेप करना पड़े। अच्छा, लेकिन वे लगातार छोटे और लक्षित सैन्य अभियान जारी रखेंगे ताकि हमास सिल न उठा सके। ये एक लंबा, थका देने वाला युद्ध है जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं होता। और इन सैन्य गतिरोधों के बीच एक डेमोक्रेटिक प्रयोग भी हो रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा के दीर अल बलाहा में पूरे 20 साल बाद स्थानीय चुनाव हुए हैं। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये एक पूरी नई पीढ़ी है। आज गाजा में 20 साल का जो युवा वोट दे रहा है, उसने अपने पूरे जीवन में हमास के अलावा कुछ नहीं देखा है। तो ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट होंगे। बिल्कुल, ये बताएगा कि क्या जनता का विश्वास वर्तमान प्रशासन पर बचा है या वे एक नए नेतृत्व की तलाश में है। इन चुनावों के नतीजे भविष्य की वार्ताओं की रूपरेखा तय करेंगे। और अंत में जो पश्चिमी राजनयिक और सेनाएं इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए खतरे का मूल्यांकन क्या है? लेबनान और इराक दोनों ही जगहों पर पश्चिमी राजनयिकों और सेनाओं पर खतरे का स्तर एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ आंका गया है। चरमपंथी गुट अपनी हताशा निकालने के लिए पश्चिमी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। तो और हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि निकट भविष्य में किसी चमत्कारिक शांति समझौते की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा। जी, दुनिया को एक लंबे राजनीतिक गतिरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खैर, दुनिया के इतने जटिल और तेजी से बदलते घटनाक्रमों को समझना कभी कभी भारी पड़ सकता है, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि पर्दों के पीछे कौन से फैसले लिए जा रहे हैं। आज की ये पूरी चर्चा स्टाइलो न्यूज के विश्लेषण द्वारा संभव हो पाई है। बिल्कुल, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दुनिया भर की खबरों को महज हेडलाइंस के रूप में नहीं बल्कि खुफिया शैली की गहराई के साथ समझना चाहता है, स्टाइलो न्यूज एक बेहतरीन टूल है। हाँ, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स जैसे नेटवर्क्स के डेटा का विश्लेषण करके एक व्यक्तिगत ऑन डिमांड AI पावर्ड न्यूज ब्रीफिंग तैयार करता है। तो इसे आजमाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। जी, समय निकालकर इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए श्रोताओं का एक बार फिर से धन्यवाद। भविष्य में किन विषयों पर इस तरह का विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए, इसके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। और नवीनतम अपडेट्स के लिए स्टाइलो न्यूज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना न भूलें। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज कूटनीति, युद्ध और निरस्त्रीकरण की गहराई से चर्चा हुई, लेकिन जरा सोचिए, हाँ, अगर इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों को अपनी उस मूल पहचान से समझौता करना पड़े जिस पर वे टिके हैं, मेरा मतलब है हमास को पूरी तरह निहत्था होना पड़े या इजराइल को बाहरी ताकतों पर निर्भर होना पड़े, तो क्या असली समस्या महज राजनीतिक सीमाओं की है या फिर ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे कागज पर किया गया कोई भी शांति समझौता कभी हल नहीं कर सकता? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी।